हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो एजुकेशनल पॉलिसीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिएगा एजुकेशन पॉलिसीज का, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एजुकेशन पॉलिसीज को कैसे पढ़ना है, शिक्षा की नीतियों को पीपीएससी के एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। 4 हिस्सों में बांटा था एजुकेशन पॉलिसीज को। पहले पार्ट के अंदर हम लोग एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा, ठीक है, ब्रिटिश इरा यानी कि ब्रिटेन युग के समय हमारे यहां पर शिक्षा कैसे थी, कैसे शुरुआत हुई, वेस्टर्न एजुकेशन कैसे आई, मॉडर्न एजुकेशन कैसे आई। दूसरे पार्ट के अंदर हमें पढ़ना है एजुकेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत में शिक्षा की नीतियों में क्या बदलाव हुआ। एजुकेशन पॉलिसीज थर्ड पार्ट के अंदर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ना है। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है शिक्षा की नीतियों का, और उससे जुड़े हुए एक्ट कानून क्या है, और उससे जुड़ी हुई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है। इस तरीके से इस पूरे एजुकेशन पॉलिसीज के चैप्टर को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा और टोटल 5 से लेकर 6 वीडियोस कवर की जाएंगी, तब जाकर ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी। ये इस वीडियो के अंदर हम लोग एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है या फिर आप मेरे साथ कोई सलाह मशवरा करना चाहते हो तो यू कैन मेल मी एट jatinsinglajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज से जुड़ने के लिए आपको मेरा अकाउंट ढूंढना होगा, जतिन सिंगला 10103। मैंने एक चैनल बनाया है जिसके अंदर मेरा एक ही मकसद है कि पूरे पंजाब के जितने भी पीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो लेकिन वो कंडक्ट सिर्फ पीपीएससी के द्वारा होता हो, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर लाकर खड़ा कर देना, वो है मेरा टेलीग्राम चैनल। तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको पीपीएससी का लेवल मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझे पर्टिकुलरली अगर हो सके तो इस पे मेरा व्हाट्सएप चलता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज करिएगा। कभी कभार ज्यादा कॉल या मैसेज आने की वजह से मुझे कॉल्स इग्नोर करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, ओके, फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना पार्ट 1 के अंदर जहां वीडियो छोड़ी थी वो छोड़ी थी मैक्लॉयज की माइन्यूट पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। मैक्लॉय की पॉलिसी आई थी 1835 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या बनता है वो भी देखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाई गई थी। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई किसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी, किसकी पॉलिसीज में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाई गई, ठीक है, मैक्लॉयज पॉलिसी के अंदर। ये क्या होता है पार्ट 1 के अंदर देखिए। अब देखिएगा मैक्लॉय कौन थे। 10 जून 1834 को मैक्लॉय भारत आए। जब ये भारत आए उस समय भारत के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो थे हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। चार्टर एक्ट 1833 समझाया था मैंने वीडियो पार्ट 1 के अंदर, जिसमें बताया था कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को रिप्लेस किया गया, बदला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये याद रखें। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने तो उस समय एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करने के लिए लॉर्ड मैक्लॉय को भारत बुलाया गया था। लॉर्ड मैक्लॉय को भारत बुलाया गया था। लॉर्ड मैक्लॉय क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प के लिए उस समय एक काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, उसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या बोलते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की मदद के लिए। और लॉर्ड मैक्लॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर थे, यानी उनकी कानून से जुड़े हुए मशवरों की सलाह देने के लिए एक सदस्य थे लॉर्ड मैक्लॉय, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को कानून से जुड़े हुए सारे जो मसले होते हैं उनका सुझाव दिया करते थे। बाद में इनके टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए
इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था लॉर्ड मैक्लॉय को द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। एक कमेटी बनाई गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है, जिसका कमेटी का नाम था पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी, और इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो बनाए गए थे लॉर्ड मैक्लॉय। ठीक है जी। इनका मेन काम क्या था? लॉर्ड मैक्लॉय का मेन काम क्या था कि जब ये भारत आए उस समय कंट्रोवर्सी छुड़ी हुई थी बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड द इंग्लिस्टिक। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो ये चाहते थे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन हो वो वर्नैकुलर लैंग्वेज हो, वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, भाषा का जो मीडियम हो वो क्षेत्रीय भाषाएं होना चाहिए। जो एंग्लिस्टिक्स थे वो चाहते थे द मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश ओनली। भाषा जो है वो सिर्फ इंग्लिश की भाषा में, वो जो शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की भाषा में दी जानी चाहिए। इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इसके आगे बढ़ने का समय आ गया है। नेक्स्ट क्या था? ठीक है, अब जब लॉर्ड मैक्लॉय ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक तो उसने कुछ बातें क्लियर कर दी। क्या क्लियर कर दी? उन्होंने कहा कि आज से जो फंड यानी कि पैसा, ठीक है, जितना भी मनी आज से दिया जाएगा वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो टीचिंग करेंगे वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर के अंदर, और मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा? इंग्लिश होगा। यानी कि उन्हीं कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को पैसा एलोकेट किया जाएगा जो वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ाएंगी, और किस मीडियम के अंदर पढ़ाएंगी? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट, all the existing professors and the students at all the institute under the superintendency of the committee shall continue to receive stipends। देखो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कमेटी की सुपरिटेंडेंसी यानी कि निगरानी के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको स्टाइफंड्स दिया जाएगा। स्टाइफंड्स क्या होता है? एक तरीके का वेतन दिया जाएगा। अगर आप जो कमेटी बनी है उसकी इंस्ट्रक्शन के तहत काम करते हैं तभी कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को उनका वेतन, उनका स्टाइफंड्स दिया जाएगा। बट नो स्टाइफंड शैल बी गिवन टू एनी स्टूडेंट दैट मे हेयर आफ्टर एंट्री एट एनी दीज इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब से, जब से ये इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है, अब से अगर कोई नया स्टूडेंट इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आता है उसे कोई स्टाइफंड नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन्हें ही ये स्टाइफंड दिया जाएगा, न्यू स्टूडेंट्स को कोई स्टाइफंड नहीं दिया जाएगा। ये कहना था मैक्लॉय की पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट पॉलिसी में क्या कहा गया? द गवर्नमेंट फंड वर नॉट बी स्पेंट ऑन द प्रिंटिंग ऑफ द ओरिएंटल वर्क्स। देखो ओरिएंटल का मतलब होता है लोकल, क्षेत्रीय, ठीक है, वर्नैकुलर, ठीक है, लोकल भाषाएं। तो इन्होंने कहा कि आज से सरकार का कोई भी जो फंड है वो ऐसी किसी भी प्रिंटिंग के लिए एलोकेट नहीं किया जाएगा जो कि ओरिएंटल भाषा से जुड़ी हुई हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन का ये जो क्वेश्चन है इस पे डबल स्टार लगा लीजिए, ये पेपर में आता है। 7 मार्च 1835 को फाइनली इंग्लिश वॉज प्रोक्लेम्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आता है अंडर द विच एक्ट फर्स्ट टाइम इंग्लिश वॉज प्रोक्लेम्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? दैट इज 1835 अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट बढ़ते आगे। इसके बाद पॉलिसी आई वुड्स डिस्पैच पॉलिसी। मैं कहूंगा सुपर इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगाइएगा इसके ऊपर। वुड्स डिस्पैच पॉलिसी, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि विच पॉलिसी इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज, दैट इज नोन एज वुड्स डिस्पैच पॉलिसी 1854। वुड्स जो चार्ल्स वुड नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने एक पॉलिसी दी थी 1854 के अंदर, 1854 के अंदर। जब ये पॉलिसी दी गई उस समय लॉर्ड डलहौजी हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जब चार्ल्स वुड ने वुड्स डिस्पैच पॉलिसी दी, कौन सी ईयर में दी? 1854 के अंदर। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम? लॉर्ड डलहौजी। इनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा,
पहले मेन बात कर लेते हैं। अब वुड्स डिस्पैच पॉलिसीज को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? मैग्ना कार्टा बेसिकली होता क्या है? एक तरीके से अगर मैं आपको फिलहाल सरल शब्दों में मैग्ना कार्टा का मतलब समझाऊं, एक बहुत बड़ा अध्यादेश जिसने भारत की शिक्षा नीतियों को बदल कर रख दिया, भारत के एजुकेशन पॉलिसीज में एक नई दिशा लाई, पॉजिटिव दिशा लाई, उसको मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। बट मैग्ना कार्टा का जो संबंध है ब्रिटेन से, उनके इतिहास से है, वो हम कभी जब वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द मासेस। पहले तो भाई देखो यहां पर आ जाओ, हमने यहां पर कहा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? जो लॉर्ड मैक्लॉयस की 1835 की पॉलिसीज के अंदर दी गई। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहती है? यह कहती है कि भारत को, समाज को 3 हिस्सों में बांट दो। ऊपर वाले को इलाइट क्लास यानी कि सबसे पढ़ी लिखी रिच क्लास, मिडिल क्लास आ गई नीचे सेकंड नंबर पे, और सबसे पुअर क्लास आ गई 3rd नंबर पे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में कहा गया था कि रेदर देन एजुकेटिंग द होल इंडिया, पूरे भारत को एजुकेशन करने की बजाय हम भारत की इलाइट क्लास, जो सबसे अपर क्लास है, रिच क्लास है, सिर्फ इसे एजुकेट करेंगे, और ये इलाइट क्लास अपने से नीचे वाली क्लास यानी कि मिडिल क्लास को एजुकेट करेगी, और इलाइट और मिडिल मिलके अपने से नीचे पुअर वाले को एजुकेट करेंगे। यानी कि एक तरीके से शिक्षा जो है टॉप से बॉटम तक जाएगी। इसको हम लोगों ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा था। लेकिन वुड्स डिस्पैच ने कहा कि भाई जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है इसको उठा के मारो बाहर, ये खत्म है, ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबकी शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट को खुद लेनी पड़ेगी। यह सबसे पहली बात थी वुड्स डिस्पैच पॉलिसीज के अंदर। दूसरा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने रिकमेंडेशन करी कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडीज एंड द वर्नैक्युलर एट द स्कूल लेवल। जैसे कि मैक्लॉयस पॉलिसीज में कहा गया था कि सारा ही जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में होगा, इन्होंने कहा कि भाई जो स्कूल लेवल है उसे तो आप क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने की इजाजत दे दो, वर्नैक्युलर भाषा में पढ़ने की इजाजत दे दो, लेकिन जो हायर स्टडीज हैं उसमें आप लोग जो है इंग्लिश को मेन भाषा के तौर पर आगे बढ़ाओ। यानी कि जो ग्रास रूट है, स्कूल्स है, उसमें आप क्षेत्रीय भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। हायर स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंग्लिश फॉलो करना पड़ेगा। यह कह रहा था वुड्स डिस्पैच पॉलिसीज का। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने स्ट्रेस दिया कि भाई हमें फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम की भी जरूरत है। यानी कि भारत के अंदर उस समय की जो शिक्षा थी उसमें महिलाओं का योगदान बहुत कम था। तो इन्होंने कहा कि अपनी पॉलिसीज में बदलाव करिए और फीमेल एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करो। महिला शिक्षा नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए, यह इसका मेन पॉइंट था। नेक्स्ट आ जाओ। इन्होंने क्या कहा कि अगर अब आपको पूरी मासीज को पढ़ाना है, यानी कि पूरे भारत को पढ़ाना है, तो आपको अच्छे टीचर चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में टीचर चाहिए। तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ओपन करो ताकि ऐसे टीचर बना सके ज्यादा मात्रा में जो पूरे भारत को पढ़ा सके। ठीक है, क्योंकि मासीज को पढ़ाना था। नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा कि अगर अब हमें पूरे भारत को पढ़ाना है तो सारा खर्चा हम खुद तो उठा नहीं सकते। तो इन्होंने एक स्कीम लगाई थी जिसका नाम था ग्रांट इन एड टू द इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि भाई हम लोग पूरा खर्चा खुद नहीं उठा सकते, तो ऐसा एक तरीका अपनाते हैं जिसमें कुछ प्राइवेट पार्टीज भी योगदान देंगी और कुछ योगदान गवर्नमेंट खुद की तरफ से भी देगी। यानी कि सारा जो खर्चे का बोझ है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बजाय कुछ खर्चे का बोझ जो है प्राइवेट लोगों के ऊपर भी पड़ना चाहिए। और इस पॉलिसी को बोला था ग्रांट इन एड पॉलिसी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस पॉलिसी के अंदर पहली बार ग्रांट इन एड पॉलिसी की बात करी गई? वो थी वुड्स डिस्पैच पॉलिसी। अब इन्होंने एक हेरारिकल का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम बना के दिया था कि भारत में शिक्षा ऐसे पढ़ाओ, इसलिए तो इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं विलेज लेवल पे, उनको अलाउ करो कि वर्नैक्युलर भाषा में पढ़ाओ, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाओ, ओरिएंटल भाषाओं में पढ़ाओ, लोकल भाषाओं में पढ़ाओ, हिंदी, संस्कृत, जो आपकी लोकल भाषा है।
उसके बाद जो हमारे हाई स्कूल्स हैं उनको एंग्लो एंड वर्नैकुलर कर दो, यानी कि उसमें कुछ चीजें इंग्लिश भाषा में भी होनी चाहिए और उसमें कुछ भी चीजें जो हैं वो हमारी क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। एट द हाई स्कूल लेवल, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जितने भी हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यहां पर जो एजुकेशन ऑफ मीडियम होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंग्लिश होगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर होंगी, और प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन होते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। बेसिकली ये समझ लो कि प्रेसिडेंसी टाउन्स वो होते हैं जहां से भारत के अंदर ब्रिटेन का पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता था। वो तीन बड़े शहर, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी शहर थी। तो इन्होंने क्या कहा, प्राइमरी स्कूल विलेज लेवल पे, हाई स्कूल में एंग्लो वर्नैकुलर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, कुछ इंग्लिश कुछ हमारी वर्नैकुलर भाषाएं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल्स खोले जा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एफिलेटेड कॉलेजेस खोले जाएंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एज ए मीडियम होगा। जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन्स में खोली जाएंगी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास ओनली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आ गया जी हमारे पास हंटर एजुकेशन। हंटर एजुकेशन या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 से लेकर 1883। जब हमारे पास हंटर एजुकेशन कमीशन आया उस समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड रिपॉन, ठीक है। लॉर्ड रिपॉन के समय पर इट केम टू द इंडिया। लॉर्ड रिपॉन के ऊपर एक बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन आता है, नोन एज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, भारत के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट के जनक किसे कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहा गया है लॉर्ड रिपॉन को, फादर ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, जिन्होंने भारत के अंदर लोकल बॉडीज की स्थापना करी। लोकल बॉडीज क्या होती हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, जिसको आप नगर पालिका बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये जो लोकल बॉडीज है इनकी स्थापना लॉर्ड रिपॉन ने करी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अब हंटर एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882-83 की रिकमेंडेशन क्या थी। इन्होंने कहा कि जो हमने अभी अभी न्यूली कुछ बॉडीज सेटअप करी हैं, लोकल बॉडीज जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इनको मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी दे दो किसकी, प्राइमरी स्कूल्स की, ठीक है। सॉरी, जो अभी हमारी न्यूली लोकल बॉडीज बनी है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हुआ और म्यूनिसिपैलिटीज हुआ, इनको दे दो कि अब आप प्राइमरी स्कूल की मैनेजमेंट आप करोगे। दूसरी भाषा में इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शुड मेंटेन ओनली अ फ्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, रेस्ट टू बी लेफ्ट इन द प्राइवेट हैंड्स, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत कम स्कूल्स और कॉलेजेस को जो है निगरानी करेगी, मैनेजमेंट करेगी, बाकी सारा का सारा उठा के प्राइवेट हैंड्स के ऊपर उनके हाथ में दे दिया जाए। ये हंटर एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882-83 का जो था मेन रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो हाई स्कूल एजुकेशन है इसको दो हिस्सों में बांट दो। हाई स्कूल एजुकेशन शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज कॉल्ड लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जो आगे पढ़कर यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, यानी कि पहले वो हायर एजुकेशन लेंगे, उसके बाद वो कॉलेजेस में जाएंगे, कॉलेजेस के बाद डायरेक्टली वो कहां पर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनको लिटरेरी एजुकेशन बोलते हैं। वोकेशनल एजुकेशन क्या थी, जिसका मेन पर्पस होता था कैरियर, कि एक बार एजुकेशन कंप्लीट करी डायरेक्ट हमें जॉब चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन को दो हिस्सों में बांट दो, वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, वो बच्चे जो डायरेक्ट कैरियर के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने मेन बात पर क्या इंटेंशन दी, देखो इससे पहले वाली जो पॉलिसी थी ना वुड्स डिस्पैच, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई हम लोग फीमेल एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई फीमेल एजुकेशन जो है ना वो सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन तक सीमित रह गई है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहां तक की रह गई है। फीमेल एजुकेशन को इन तीन बड़े शहरों से बाहर निकालो, ये इनकी मेन अटेंशन थी, ठीक है। फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड मेड रिकमेंडेशन फॉर इट्स स्प्रेड, कि महिला शिक्षा को प्रेसिडेंसी टाउन से बाहर निकालो, कि जो फीमेल शिक्षा है वो कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में तो ठीक है, उसके बाहर जो है फैसिलिटीज की कमी है महिलाओं के लिए, इसके ऊपर भी इन्होंने अटेंशन खींची, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला है हमारे पास रैले कमीशन
जो 1902 के अंदर आया। ठीक है, जब रैले कमीशन आया उस समय भी हमारे पास जो हमारे वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जोन। उस समय हमारे वाइसरॉय जो थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जोन। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जब रैले कमीशन 1902 बन रहा है उस समय एक्सट्रीमिस्ट पीरियड भी शुरू होने वाला है। गरम दल जिसको पीरियड बोलते हैं 1905 से लेकर 1947 तक का जो समय काल है, बेसिकली 1905 से शुरू होता है, उसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल का समय मानते हैं, जिस समय नेशनलिज्म अपनी चरम सीमा पर जाना शुरू हो गया था। तो लॉर्ड कर्जोन उस समय हमारे वाइसरॉय थे। इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, एक भारत के अंदर एक्ट पास हुआ था जिसको बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। रैले कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी के ऊपर बेस था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ठीक है, इस रैले कमीशन का मेन मकसद क्या था कि भाई हम लोग एक निगाह मारेंगे, एक पूरा एनालिसिस करेंगे कि भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, उनकी कंडीशंस क्या है, उनको किस तरीके से और स्टेप उठाकर इंप्रूव किया जा सकता है। यह सब रैले कमीशन के ऊपर डिपेंड करता था। एक तरफ से नेशनलिज्म पीरियड चल रहा है, एक तरफ से रैले कमीशन इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए भारत आया है कि भारत में विश्वविद्यालय में कौन से बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सके। तो रैले कमीशन की रिपोर्ट के बेस्ड पे भारत में एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो क्वेश्चन आता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 किस कमीशन की रिपोर्ट पे बेस्ड था? रैले कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर। अब इसको देखते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट क्या कहता है। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, यूनिवर्सिटीज वर टू बी गिव मोर अटेंशन टू द स्टडी एंड रिसर्च बिफोर मेनली एग्जामिनिंग द बॉडीज। देखिए इस एक्ट में क्या कहा गया कि भाई इससे पहले तो जो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उनका ज्यादातर काम था जो कॉलेजेस होते हैं उनको एग्जामिन करना, उनके ऊपर निगाह रखना कि भाई यूनिवर्सिटीज को इन बेकार से कामों से बाहर निकालो और इनको ज्यादा अटेंशन दो कि ये स्टडी और रिसर्च के ऊपर काम करे, यानी कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाए, शिक्षा के लिए क्या काम किए जा सके, इसके ऊपर अटेंशन देने के लिए कहा गया यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट, इस एक्ट में क्या कहा गया कि अब गवर्नमेंट के पास पावर है टू कैन विटो एंड अमेंड यूनिवर्सिटीज सेनेट रेगुलेशन एंड पास रेगुलेशन ऑन इट्स ऑन, कि अब वो किसी भी यूनिवर्सिटी के कानून में अपनी मर्जी से बदलाव कर सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटीज के कानून को अपने अकॉर्डिंग बना सकती है, क्योंकि एक तरफ नेशनलिज्म चल रहा था। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है नेशनलिज्म की मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो दूसरी तरफ से उसे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जगह नहीं दी जाएगी। मेन जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 था वो ये था कि एक तरीके से इस तरीके से हमारे विश्वविद्यालय के कानूनों को तोड़ मरोड़ दिया जाए कि कोई भी नौजवान जो है नेशनलिज्म की मूवमेंट की तरफ ना जा सके। क्लियर होगी बात? ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या कही गई, 5 लाख रुपीज पर ईयर टू बी सैंक्शनड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। हर साल 5 लाख रुपए रखे जाएंगे उच्च स्तरीय शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। देखिए ये क्या कहता है, When this resolution taken, Lord Hardinge II was the Viceroy of India। जब ये रेजोल्यूशन आया उस समय लॉर्ड हेडिंगे सेकंड जो थे भारत के वाइसरॉय थे। ये क्या कहता है, गवर्नमेंट रिफ्यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपल्सरी ऑफ द एजुकेशन, कि भाई आज से गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंपल्सरी यानी कि लाजमी शिक्षा की, कि हाँ हम लोग शिक्षा देना चाहते हैं पर ये कंपल्सरी नहीं है, अगर कोई लेना चाहता है तो ले, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहली बात तो इन्होंने ये कह दी। दूसरा, एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। इन्होंने कहा कि देखो हम लोग इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ता को खत्म करने के लिए स्कूल तो ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि सबने ही शिक्षा लेनी है, हम अपनी तरफ से काम करेंगे, या आपकी मेन इच्छा है कि आपको एजुकेशन लेनी है या नहीं लेनी है। दूसरा, urge the provincial government to provide free elementary education to poor and the backward section।
जो उस समय की हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, सूबा सरकार थी, उनको कहा गया, उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि कृपया आप फ्री यानी कि मुफ्त एलिमेंट्री यानी कि मुढली एजुकेशन दे गरीब बच्चों को और बैकवर्ड सेक्शन के लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 क्या कहती है कि नंबर 1 कि भाई ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कंपलसरी एजुकेशन की जाए, कि एजुकेशन हर एक के लिए कंपलसरी हो। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम लोग भारत के अंदर इलिटरेसी को, अनपढ़ता को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग स्कूल ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक को पढ़ना है, आपकी अपनी इच्छा है। दूसरा, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, सूबा सरकार थी, उनको अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट करेगी कि आप भी कुछ कदम उठाओ पुअर यानी कि गरीब और बैकवर्ड सेक्शन के लोगों के लिए। ठीक है, इसमें कहा गया कि प्राइवेट एफर्ट्स टू बी इनकरेज फॉर दिस। ठीक है, कि प्राइवेट पार्टीज को लेके आओ, वो भी अपने लोगों को पढ़ाएं, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट थोड़ी ना उठाएगी। जो भारत के अंदर सोशलिस्ट है, प्रिंसेस हैं, ठीक है, राजे महाराजे हैं, या बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, इलाइट क्लास है, वो भी जिम्मेदारी निभाए भारत के अंदर शिक्षा को इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरी और सबसे मेन बात कही गई थी, अ यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश इन ईच प्रोविंस। हर एक प्रोविंस के अंदर, हर एक सूबे के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाऊगी। तो पहला जी यूनिवर्सिटीज थी वो ज्यादातर प्रेसिडेंसी या लिमिटेड एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ यूनिवर्सिटी बनाओ, ਕੱਲੇ प्रेसिडेंस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं। नेक्स्ट आ गया जी सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो था बेसिकली बना था कलकत्ता यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करने के लिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कमीशन था जिसका मेन मकसद था कलकत्ता यूनिवर्सिटीज को एग्जामिन करना, उसके वर्किंग कमेटी को रिव्यू करना, तो वो था सैडलर कमीशन। जब सैडलर कमीशन भारत आया या कमीशन बना तो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसरॉय थे 1917 से लेकर 1919। एक बात तो भाई अलग पेज पे जितने भी मैं कमीशन लिखवा रहा हूं उनके ईयर लिख लो, ठीक है, कि वुड्स डिस्पैच पॉलिसी 1854 में आई, मैक्लॉय माइन्यूट पॉलिसी 1833 में आई, ठीक है, हर एक का एक एक ईयर लिख लो, एक क्वेश्चन ईयर पे आता है। अब ये सैडलर कमीशन क्या कहता है कि जो स्कूल कोर्स है शुड बी कवर इन द 12 ईयर्स। भारत के बच्चों का जो ग्रास रूट लेवल का कोर्स है उसे लगभग 12 साल का होना चाहिए, ये सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कहती है। दूसरा मेन काम इसने क्या कहा कि स्टूडेंट शुड बी एंटर्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर अ इंटरमीडिएट स्टेज फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स। देखो अब बच्चा क्या करेगा, पहले स्कूल जाएगा, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि कोई बच्चा जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी तक जाना चाहता है तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो उसकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें उसको मिनिमम कितने साल लगाने होंगे, 3 साल लगाने होंगे। तो पहले क्या था कि बच्चा जो है हायर एजुकेशन के बाद डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में चला जाता था, तो बीच में 3 साल का एक डिग्री का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको इंप्रूव किया जा सके। यूनिवर्सिटी जाने से पहले एक टेस्ट रखो, बच्चे को एक 3 साल की डिग्री दो ताकि वो यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुंचने के लायक हो सके, ये कहना था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन का। नेक्स्ट, आफ्टर क्लियरिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रेदर द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन द स्टूडेंट वुड बी एंटर्ड टू एंटर इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि भाई मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के बाद नहीं, एक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देना होगा यूनिवर्सिटी से पहले, उसके बाद ही और शी शुड बी इंटाइटल्ड टू एंटर इन द यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट, द सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ऑल्सो इंक्लूड 2 इंडियन मेंबर्स नेमली सर आशुतोष मुखर्जी एंड जियाद उद्दीन अहमद। सैडलर कमीशन के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया है, इस कमीशन में जो लोग थे उसमें 2 इंडियंस को भी जगह दी गई थी, एक का नाम था सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का नाम था जियाद उद्दीन अहमद। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से 2 इंडियन थे जिन्हें पहली बार किसी यूनिवर्सिटी कमीशन में एज ए मेंबर के तौर पर जगह दी गई। सैडलर कमीशन का जैसे कि मैंने आपको बताया मेन काम था सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्रूव करना, उन सारे कॉलेजेस स्कूल्स को इंप्रूव करना जो बेसिकली किस यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करी जाती हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के द्वारा होल्ड या एडमिन करी जाती हैं। ठीक है जी,
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।